अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन बता दूं कि होता क्या है। समझ गए? तो देखो बच्चों, हर एक एलिमेंट की या हर एक सब्सटेंस की अपनी एक वैलेंसी होती है, और जब दो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं तो ध्यान रखें हमेशा बिल्कुल बराबर बैलेंसी, इक्वल वैलेंसीज जो हैं रिएक्शन करती हैं। मींस 1-1 वैलेंसी या फिर 2-2 वैलेंसी या फिर 3-3 वैलेंसी। मींस दोनों रिएक्टिंग जो स्पीसीज हैं उनकी इक्वल वैलेंसीज जो हैं रिएक्शन करती हैं, और इस तरह से रिएक्शन आगे चलती है। इसी को बोलते हैं आइसो इक्विवेलेंट लॉ। तो इसी से रिलेटेड है इक्विवेलेंट मास। तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट मास होता क्या है एक्चुअली, किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज की वन बैलेंसी के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जितना मास आता है ना, मींस जब एलिमेंट की एक बैलेंसी यूज होती है तो उस बैलेंसी के करस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट का या उस सब्सटेंस का कितना मास कंबाइन हो रहा है, वही क्या कहलाता है, उसका इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से एक एलिमेंट की एक बैलेंसी के करस्पॉन्डिंग मास रिएक्शन करेगा तो जस्ट दूसरी सब्सटेंस का भी एक बैलेंसी के करस्पॉन्डिंग मास रिएक्शन करेगा। तो यही कहलाता है इक्विवेलेंट मास। मतलब है, इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम ऐसा लिखेंगे कि मास ऑफ एलिमेंट और एनी सब्सटेंस। समझ गए बच्चों कि कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस विच इज corresponding to one valency, ठीक है, corresponding to its one valency। समझ गए ना कि जो एलिमेंट का उतना मास जो उसकी एक वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग होता है वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस की बराबर बैलेंसी कंबाइंड होंगी। एक बैलेंसी एक की तो दूसरी बैलेंसी एक की, या हम और कह सकते हैं, और ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विच कंबाइंड विद वन बैलेंसी मास ऑफ अदर सब्सटेंस। ये है कि किसी दूसरे सब्सटेंस की वन बैलेंसी के करस्पॉन्डिंग आने वाले मास से कंबाइन होने वाले मास को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसका इक्विवेलेंट मास। सपोज ये लिखा है mg और ये लिखा है हाफ O2 और कंबाइन के हो के बना MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का टोटल एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, और जो बैलेंसी दिख रही है इसमें, और बैलेंसी ऑफ जो ऑक्सीजन दिख रही है वो कितनी है बच्चों, 2। तो देख रहे हैं आप कि 2 बैलेंसी मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 16। तो 1 बैलेंसी मास कितना हो जाएगा बच्चों, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम मींस 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन है यही इसका क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी हमने लिखा है ऊपर कि बैलेंस ये है कि मास ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंड वन बैलेंसी मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो हम यहां लिख सकते हैं ना कि 24 ग्राम mg, या हम ऐसा भी कहें यहां पर कि जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 24 ग्राम mg। तो सोचो 8 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन लें वन बैलेंसी मास तो ये आएगा 12 ग्राम mg। तो यही क्या है, mg इक्विवेलेंट मास। समझ गए ना कि यही क्या है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से और भी डेफिनेशन दी गई है ना कि मास ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो ये इसी बेस पे दी गई है कि वन बैलेंसी मास किसी भी सब्सटेंस का लिया जाए, उससे कंबाइन होने वाले दूसरे एलिमेंट का जितना भी मास कंबाइन होगा उस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से आप
इक्विवेलेंट मास को समझे। अब हम अलग अलग स्पीसीज के इक्विवेलेंट मास में आ जाते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीजेस, अलग अलग जो स्पीसीजेस होती हैं उनके इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करें, तो एक एक करके बताता हूं। अगर आप किसी क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, अगर आप किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास ये लें और अपॉन में किससे डिवाइड कर दें बच्चों, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। देखो जैसे लिखा है यहां पे H2O, मैं कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लिखेंगे यहां का 16/2 मींस 8 ग्राम। मैं कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, तो आप लिखेंगे कितना बच्चों, एटॉमिक मास अपॉन 1 मींस 1, क्योंकि हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी यूज हो रही है। तो इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ये है CH4 इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन, तो हम लिखेंगे 12/4 मींस 3 ग्राम, इस तरह से। तो एलिमेंट की एक वैलेंसी पता हो और उसका एटॉमिक मास, तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट आता है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक स्पीसीज। कोई आयनिक स्पीसीज दे रखी है, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो या मल्टी एटॉमिक, तो ध्यान रखें इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक स्पीसीज, अगर आप इसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला मास, ठीक है, जो भी उसका फॉर्मूला है अपॉन में क्या हो जाएगा, चार्ज नंबर, आप उसके चार्ज नंबर से डिवाइड कर दें, जो भी चार्ज नंबर 1 2 3 4 नंबर से केवल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा CO3 2-, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2-, तो आप कितना लिखोगे, देखो इसमें तो टोटल इसका जो फॉर्मूला मास है वो 60 होता है और चार्ज है 2, तो कितना आ जाएगा 30 ग्राम। मैंने कहा SO4 का बताओ कितना हुआ इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2-, तो आप कितना लिखोगे, इसका टोटल मास हो गया 96/2, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी के इक्विवेलेंट मास, ठीक इसी तरह से मान लो OH- है, तो आप इक्विवेलेंट मास ऑफ OH- लेना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, 17/1। तो ऐसे आप चाहे वो Na+ लिखा हो मान लो, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Na+ का 23/1। तो जो भी चार्ज नंबर है उससे डिवाइड कर दें, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। जैसे ये है तो हम अगर इसका इक्विवेलेंट मास पूछें कितना होगा, ठीक है, तो 18/1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी आयनिक स्पीसीज का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। यहां तक क्लियर है। तीसरा आ जाते हैं, अगर आपको इक्विवेलेंट ठीक है मास ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज लेना है, ठीक है, या हम कहें कि एक सॉल्ट का पहले ले लें, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट लेना है आपको, तो करना क्या है, जो उसका फॉर्मूला मास होगा, फॉर्मूला मास मतलब यही मॉलिक्यूलर मास ही होता है, किसी आयनिक स्पीसीज के मॉलिक्यूलर मास को हम फॉर्मूला मास लेंगे अपॉन, ठीक है, चार्ज वैल्यू ऑफ एनी वन टाइप ऑफ आयन, किसी वन टाइप के आयन का टोटल चार्ज ले लें वैल्यू, चाहे वो प्लस की ले चाहे माइनस की। जैसे मान लो NaCl है, तो इक्विवेलेंट मास हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5/1। ऐसा क्यों, क्योंकि NaCl जब डिवाइड होगा, ब्रेक होगा, तो Na+ और Cl-, तो चार्ज वैल्यू 1 हो गई। ठीक इसी तरह से मैं कहूं Al2SO4 होल थ्राइस का निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो आप जितना भी इसका मोलर मास है किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। क्यों, क्योंकि Al2SO4 होल थ्राइस जब आयोनाइज्ड होगा तो 2Al3+ 3SO4 2-, तो टोटल चार्ज देख रहे हैं आप, प्लस ये ले लें या माइनस, चार्ज वैल्यू 6 होगी। इस तरह से निकाल लें। मॉलिक्यूलर स्पीसीज है अगर मान लो,
ठीक है, तो किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, कैटाइन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनाइन कर दें कि उसका कैटाइन और एनाइन कितने कितने चार्ज रखते हैं उससे। जैसे मैंने कहा CaCO3 का क्या होगा, तो इक्विवेलेंट में आप, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ca2 प्लस प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2 माइनस, तो ये हो गया 40/2 और ये हो जाएगा 60/2, मीन्स कितना आ जाएगा 50। मैंने कहा ठीक है, इस तरह से इसका लीजिए। या आपको और भी कोई स्पीसीज ऐसी है जिसमें आपको जैसे मान लो NaOH का निकालना है या किसी क्लोराइड का निकालना है, तो जैसे NaOH है तो हम यही लिखेंगे ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na प्लस प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ OH, तो ये कितना हो जाएगा 23/1 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 17/1, तो कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का निकाल लें, ठीक है। फिर आता है किसी एसिड का निकालना। तो जब आप एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होगा जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, ये होता है अपॉन में क्या करोगे बच्चों, बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस यूज्ड, या उसमें कितने H प्लस अगर यूज नहीं हो रहे हैं तो केवल आप जो है उसमें H प्लस काउंट कर लें। सपोज आपको लिखा है H3PO4 डायरेक्ट, तब तो आप मोलर मास बाई 3 कर देंगे। H2SO4 है तो आप लिखेंगे मोलर मास बाई 2, HNO3 है तो आप लिखेंगे मोलर मास बाई 1, HCl है तो मोलर मास बाई 1, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर एक रिएक्शन लिखी है NaOH प्लस H3PO4 गिव्स Na2HPO4 प्लस 2H2O, ठीक है। तो आप यहां पर जब इक्विवेलेंट मास किसका लिखोगे, इसका H3PO4 का आपको लेना है, तो कैसे लिखोगे आप, तो यहां लिखोगे इक्विवेलेंट मास H3PO4, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, मोलर मास बाय 2। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखोगे डाई बेसिक है, कौन, डाई बेसिक एसिड H3PO4 केवल किसका यूज कर रहा है, अपने 2H प्लस का। तो इस तरह से रिएक्शन के बेस पे भी बताया जा सकता है, या डायरेक्ट अगर कोई रिएक्शन नहीं दी तो टोटल H प्लस देख लो, इससे निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर बेस आ जाए, ठीक है, तो बेस में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी, मींस, ठीक है, नंबर ऑफ OH यूज्ड जो हो सकते हैं या हो रहे हैं। जैसे NaOH का ही कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास 40/1। अगर मैं कहूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास, तो जो भी इसका मोलर मास है y2 कर दोगे। अगर कहीं पर वो कितने यूज कर रहा है OH, उस हिसाब से भी बेसिसिटी, सॉरी एसिडिटी देख के भी आप लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है अच्छी तरह से। अगर कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज है तो लोन पेयर देखोगे कि NH3 है, मान लो ये है NH3, इसका इक्विवेलेंट मास देखेंगे तो मोलर मास y1, क्योंकि इसमें एक ही लोन पेयर यूज हो सकता है इसका। तो यहां तक क्लियर हो गया ना। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, ये तो हो गए एसिड के, बेस के। अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजर पूछा गया है, ठीक है, तो यहां पर उसका होगा मोलर मास, ठीक है, जो भी उसका मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास, तो यहां लिखोगे आप क्या, मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया, अपॉन में नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चूंकि ऑक्सीडाइजर का निकाल रहे हो तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजर, या सीधा सा है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड in 1 mole of
ऑक्सीडाइजर। समझ गए बच्चों कि एक मोल ऑक्सीडाइजर लिया गया है तो उसमें टोटल कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया है या तो वो निकालना है या उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अभी हम एक साथ ले लेंगे, एक और फॉर्मूला लिख दूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसर अगर ले लिया जाए, ठीक है, तो वही हो जाएगा इसका, ठीक है, कि मॉलिकुलर मास ये ले लेंगे आप, अपॉन में क्या कर देना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ रिड्यूसर, या टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन 1 मोल, कि 1 मोल में कितने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए वो देख। जैसे मान लो ये लिखा है KMnO4, ठीक है, और ये चेंज हो गया है Mn2 प्लस किसी रिएक्शन में, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, क्यों, क्योंकि 7 प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास लिखेंगे मोलर मास बाय 5। ठीक इसी तरह से मान लो कहीं KMnO4 आया है और वो MnO2 में चेंज हो रहा है, तो इक्विवेलेंट मास आप KMnO4 तो हो जाएगा M/3, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजर की तरह यूज हो रहे हैं मान लो। ठीक इसी तरह से लिखा है FeS2 और चेंज हो रहा है Fe2O3 प्लस SO2, 2SO2, तो देखो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ इसकी -1 है, यहाँ +4 है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, यहाँ से यहाँ जाने पर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ रिलीज कितने हुए, वो हो गए 11। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2 कितना हो जाएगा बच्चों, M/11। ठीक इसी तरह से मैंने कहा कि ये है FeCN6, 4 माइनस चेंज हो रहा है Fe2O3 प्लस CO2 प्लस NO2, मैंने कहा इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो यहां देखो ये 2 प्लस है, यहां जाके 3 प्लस, यहां पर कार्बन 2 प्लस है, नाइट्रोजन 3 माइनस है, तो यहां से यहां जाने पर +2, क्यों, क्योंकि यहाँ +4 है, तो +2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई है, यहां से यहां जाने पर ये +4 है और यहाँ -3, तो कुल मिला के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन देखो आप, तो यहां से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रिलीज हुए तो हो गए, ठीक है, ये टोटल हो गए 12, और यहाँ 7 इंटू 6 तो ये कितना हो गया 42, और यहां से यहां जाने पर कितना हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो टोटल रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन देखो, तो जो इसका टोटल एन फैक्टर हुआ वो हो गया 55। कैसे हो गया देखो, एक तो हुआ Fe के लिए, 42 हो गया नाइट्रोजन के लिए, और 12 हो गया किसके लिए, कार्बन के लिए। तो आप लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ FeCN6 4 माइनस वो लिखेंगे M बाई कितना लिख दोगे बच्चों 55। इस तरह से आप किसी भी ऑक्सीडाइजर का भी या रिड्यूसर का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक बात समझ गए होगे अच्छी तरह से। और सिंपल ये बता दूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ स्पीसीज इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। यहां पर एक बार सिंपली एन फैक्टर अगर आपको एलिमेंट दिया गया है तो वो वैलेंसी के बराबर होता है, एन फैक्टर ऑफ आयन है तो चार्ज नंबर के बराबर होता है, एन फैक्टर एसिड है तो बेसिसिटी के बराबर होता है, एन फैक्टर बेस है तो एसिडिटी के बराबर होता है, एन फैक्टर, ठीक है, ऑक्सीडाइजर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन, ठीक है, इन बाय 1 मोल, एन फैक्टर रिड्यूसर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय 1 मोल, ठीक है। इस तरह से एन फैक्टर कैलकुलेट कर लें और फिर आप निकाल लें इक्विवेलेंट मास। इस तरह से इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट किया जाता है। अब 2 मेथड्स बता देता हूं इक्विवेलेंट मास डिटरमिनेशन की। मास डिटरमिनेशन, ठीक है, कि अगर आपको
किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करना है तो क्या फॉर्मूला लगता है? एक तो होती है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ठीक है, कि ऑक्साइड अगर आपको दे रखे हैं जैसे मान लो, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट का दे रखा है ऑक्साइड, तो ये होता है, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट इन ऑक्साइड, कि उस ऑक्साइड में कितना है, अपॉन में क्या करोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड इनटू क्या कर दो, 8। इससे आप निकाल सकते हैं। दूसरी है, मान लो क्लोराइड की फॉर्मेशन दी गई है, क्लोराइड फॉर्मेशन, कि उसका क्लोराइड बनाया गया है इस एलिमेंट का, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट इन क्लोराइड, ठीक है, कि उस क्लोराइड में कितना है, यहां पे आप लिखेंगे मास ऑफ क्लोरीन इन क्लोराइड इंटू 35.5। मेनली ये दो मेथड यूज मिलेंगे आपको। इसके अलावा तीसरी है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। ये किसके लिए यूज होती है? एसिड बेस के लिए। तो W अपॉन E एसिड इज इक्वल टू W अपॉन E बेस। अगर हमें एक एसिड के इक्विवेलेंट या बेस के पता है और एक का इक्विवेलेंट मास तो दूसरा, या W अपॉन E अगर यहाँ एसिड लेते हो तो NV अपॉन 1000 यहाँ बेस ले लो। इस तरह से कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास एसिड के बेस के निकाल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है कि इनका तीनों का बता दूं मैं। जैसे ऑक्साइड है, मान लो ऑक्साइड हैविंग 32% ऑक्सीजन, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा? तो मास अगर आप देखोगे कि मास ऑफ ऑक्साइड कितना लेना है, तो मास ऑफ ऑक्साइड ले लोगे 100 ग्राम, ठीक है, टोटल कितना मान लोगे 100 ग्राम। इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया देखो, तो हो जाएगा 32 ग्राम। तो मैंने कहा मास ऑफ एलिमेंट कितना हो गया ये, तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 100 टोटल हमारे पास वेट था, है ना, हम उसमें से 32 माइनस कर दें तो कितना हो गया 68 ग्राम। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट जिसका भी पूछा गया है, तो हमारे पास हो जाएगा 68 अपॉन 32 इंटू 8, तो 68 बाई कितना हो गया 17 ग्राम। यह तो ऑक्सीजन वाली मेथड हो गई। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि 74.5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, ठीक है, contain 35.5 gram chlorine. Calculate equivalent mass of metal. तो देखो आपको दे रखा है टोटल मास ऑफ क्लोराइड, ठीक है, तो आपने लिखा 74.5। यहां पर मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है आपको क्वेश्चन में, वो कितना देगा 35.5। तो यहां पर लिखेंगे क्या, मास ऑफ एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 74.5 माइनस 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 39। बस अब आप फॉर्मूला लगाओगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 39 अपॉन 35.5 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 39 ग्राम। यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से? इस तरह से ठीक इसी तरह से लिखा है 2 ग्राम डाई बेसिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय, ठीक है, 10 ml 0.5 ml सॉरी, ठीक है, 2.1 ग्राम डाई बेसिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml 0.5 molar NaOH. Calculate equivalent mass and molecular mass of acid. ठीक है, तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे W अपॉन E ऑफ
एसिड इज इक्वल टू NV अपॉन 1000 ऑफ NaOH। बेस ले लिया। W आपको दे रखा है, E आपको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मलिटी, तो ध्यान रखें नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी फॉर बेस। तो ये है 0.5। बेसिसिटी NaOH की कितनी होगी बच्चों? 1। तो यही आएगी नॉर्मलिटी। तो यहाँ हो जाएगा 0.5 इंटू 10 अपॉन में क्या कर दिया आपने 1000। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ ले आओ आप। तो E इक्वल टू 2 इंटू 100 अपॉन क्या कर दिया 0.5। बस इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या निकला आया? ये इक्विवेलेंट मास। अब आपको मोलिकुलर मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास इनटू बेसिसिटी कर दो, तो ये मोलिकुलर मास में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने की और भी मेथड्स हैं। आप देखोगे फैराडे लॉ में भी आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है, या कोई भी आइसो इक्विवेलेंट लॉ में देख लो, सबके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो एक के इक्विवेलेंट पता है, दूसरे के कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बेस पर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है इक्विवेलेंट मास के बारे में बच्चों। मैंने आपको जो जरूरी है इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड पॉइंट्स वो सब कंप्लीट बता दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो लेंगे उसमें हम लेंगे मोल के बारे में। तो यहां मैं एंड करता हूं अब। ओके।